Yeah, hello everyone. Today's we have the topic conduct disorder. Hope everyone is doing well. And we are talk about the conduct disorder. Conduct disorder is a serious behavioral and emotional disorder that can occur in children and teens. A child with this disorder may display a pattern of disruptive and violent behavior and have problem following rules. Got it? So conduct disorder is a serious behavioral disorder and emotional disorder. It is a serious behavioral and emotional disorder that can occur in the children and teens. ये किसमें आपको होता है? चिल्ड्रंस में एंड टीनेजर्स में देखने को मिलता है. अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर में डिस्प्ले, ये जो चाइल्ड होता है इसमें सिम्टम्स देखने को जो मिलते हैं. दिस इज द पैटर्न ऑफ डिसरप्टिव एंड वायलेंट बिहेवियर एंड प्रॉब्लम द फॉलोइंग रूल्स. तो डिसरप्टिव बिहेवियर होना, पैटर्न ऑफ डिसरप्टिव एंड वायलेंट बिहेवियर होना एंड हैव प्रॉब्लम फॉलोइंग द रूल्स, रूल्स को फॉलो करने में प्रॉब्लम कॉज होना. Next, a type of the conduct disorder. So here are the three type of conduct disorder. Conduct disorder are categorized according to age at which symptom of the disorder first occur. Okay, so it is conduct disorder. It is categorized according to the age. According to age, which symptom of the disorder first occur. According to age, सबसे पहले जो कौन सा सिम्टम आपको अफेयर होता है, कौन सा सिम्टम आपको अक्यूर होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया हुआ है. तो फर्स्ट है चाइल्डहुड ऑनसेट ऑक्यूर व्हेन द साइन ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर अफेयर बिफोर द एज ऑफ 10. Okay, so childhood onset of the childhood occur when the sign of conduct disorder, जो कि अफेयर होता है बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर के पहले जो अफेयर होता है ऑन चाइल्डहुड के ऑनसेट में. दिस इज द फर्स्ट. सेकंड वन इज द unspecified onset means the age at which conduct disorder first occur is unknown. Okay, second is the unspecified onset. Second is it is not specified onset means the age at which conduct disorder first occur is unknown. Okay, so it is unspecified onset होना means at the age इसका this is unspecified होना, not a specified onset means at the age which conduct disorder first occur is unknown. इसमें first occur होता है, this is the unknown. Third one is the adolescence onset occur when the sign of conduct disorder appear during the teenage years. Okay, next is the adolescence onset. ये कब होता है? adolescence केस में होता है. occur when the sign of conduct disorder appear during the teenager years. Okay, so there are the three types. देखा types of conduct disorder के बारे में. there are the three classification. Now next is the symptom of the conduct disorder. So what is the symptom of conduct disorder? First is the come under the aggressive condition. Okay, aggressive conduct, so intimidating or bullying others, अदर पीपल्स को, अदर पीयर ग्रुप को, अदर फ्रेंड्स को, क्लासमेट को बुली करना, इंटीमेटिंग करना उनके साथ, फिजिकली हार्मिंग पीपल और एनिमल्स ऑन पर्पस. फिजिकली हार्म करना लोगों को और एनिमल्स को, पर्पसफुली उनको हार्म करना, कमिटिंग रेप का कमिट करना, यूजिंग अ वेपन और वेपन का यूज करना. राइट, तो दिस इज द अग्रेसिव कंडक्ट डिसऑर्डर. इंटीमिडेटिंग और बुली करना, इंटीमेट करना अदर पीपल को, फिजिकली हार्म करना पीपल और एनिमल्स को, ऑन पर्पसफुली हार्म करना, कमिटिंग रेप का कमिट करना, यूजिंग अ वेपन्स का यूज करना. सिम्टम ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर. नेक्स्ट, डिसीटफुल बिहेवियर होना. डिसीटफुल बिहेवियर में इंक्लूड, जिसके अंदर आपका आता है लाइंग, झूठ बोलना, ब्रेकिंग एंड एंट्रिंग, ब्रेकिंग करना, रूल्स को ब्रेक करना, एंट्रिंग करना, स्टीलिंग, किसी चीज़ को चोरी करना, और फॉर्जरी मतलब कि क्या होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उस पर फेक साइन करना और उसको ऐसा रियल प्रेजेंट करना, वहाँ पर धोखाधड़ी करना. करेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्जरी. तो दिस इज द डिफिसिट बिहेवियर. डेसिव नॉट अ डिसीटफुल बिहेवियर में क्या होता है आपका? झूठ बोलना, ब्रेकिंग रूल्स को ब्रेक करना, एंट्रिंग करना, चोरी करना, फोर्जरी करना, धोखाधड़ी करना, रॉन्ग साइन वगैरह करा के उसको रियल प्रेजेंट करना. दिस इज द सिम्टम ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर. नाउ
नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर में क्या होता है, डिस्ट्रप्टिव कंडक्ट में इंक्लूड arson and other intentional disruptive of the property. Okay, disruptive behavior में may include arson and other intentional disruption of the property. जो भी प्रॉपर्टीज है किसी भी इंस्टीट्यूशनल की, ऑर्गेनाइजेशन की, उसको डिस्ट्रक्ट करना, उसको तोड़फोड़ करना, इंटेंशनली उसको तोड़फोड़ करना, दिस इज द डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट है वायलेंस ऑफ वायलेशन ऑफ रूल्स। वायलेशन ऑफ रूल्स में इंक्लूड स्किपिंग स्कूल, स्कूल को स्किप करना, प्रॉपर स्कूलिंग नहीं होना, टाइम पे स्कूल नहीं जाना, रूल्स को फॉलो नहीं करना, रनिंग अवे फ्रॉम द होम, घर से भाग जाना, ड्रग एंड अल्कोहल का यूज करना, सेक्सुअल बिहेवियर एट अ वेरी यंग एज। सेक्सुअल बिहेवियर होना वेरी यंग एज में, बिफोर दी टीनेज एज से पहले, 15 ईयर्स से पहले ही सेक्सुअल बिहेवियर ज़्यादा एक्टिव होना। गुड इट। तो दिस इज द वायलेंट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट है व्हाट कॉज कंडक्ट डिसऑर्डर। अब क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं। फर्स्ट इज द जेनेटिक फैक्टर, सेकंड इज द ऑर्गेनिक फैक्टर लाइक ब्रेन में डैमेज होना, एनी इंजुरी होना, मेल फॉर्मेशन होना, प्रॉपर डैमेज, प्रॉपरली फॉर्मेशन ना हो पाना ब्रेन का, दिस इज द मेल फंक्शनिंग एंड मेल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फैक्टर, देयर इज द बायोकेमिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है बायोकेमिस्ट्री में बैलेंस इम्बैलेंस होना, हार्मोन्स का, केमिकल्स का इम्बैलेंस होना। साइकोसोशल फैक्टर की वजह से हो सकता है, साइकोलॉजिकली और सोशली फैक्टर की वजह से हो सकता है, सोसाइटी में किस तरीके का रिलेशनशिप है, पीयर प्रेशर कैसा है, फैमिली ग्रुप कैसा है, एक्सेट्रा। चाइल्ड अब्यूज होने की वजह से, इन बचपन में किसी प्रकार का अब्यूज हुआ हो उसकी वजह से हो सकता है, डिसफंक्शनल फैमिली पैटर्न की वजह से हो सकता है, पेरेंट्स हु अब्यूज ड्रग और अल्कोहल, पेरेंट्स जो कि ड्रग का अब्यूज करते हैं, अल्कोहल को अब्यूज करते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, पोवर्टी की वजह से हो सकता है, पेरेंटल रिजेक्शन की वजह से हो सकता है। सो ऑल दिस आर दी कॉजेस ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। गुड इट। नेक्स्ट है हु इज एट रिस्क ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। अब कौन ऐसा पर्सन है, कौन सा चाइल्ड है जिनको रिस्क हो सकती है कंडक्ट डिसऑर्डर की। तो फर्स्ट है बीइंग मेल, मेल को होने के ज़्यादा चांस होते हैं, लिविंग इन अर्बन इन्वायरमेंट और पॉवर्टी, ऐसी जगह पे जो कि अर्बन जगह पर ज़्यादा रहते हैं, एनवायरनमेंट जहाँ पर पॉवर्टी का होता है वहाँ पर होने के चांसेस ज़्यादा है। हैविंग अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कंडक्ट डिसऑर्डर और मेंटल इलनेस, यदि फैमिली में किसी पर्सन को कंडक्ट डिसऑर्डर है या कोई मेंटल इलनेस है तो चाइल्ड को होने के चांसेस भी वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। हैविंग अ रिस्क ज़्यादा हो जाती है। हैविंग अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, यदि कोई अदर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो यहाँ पर कंडक्ट डिसऑर्डर होने की रिस्क है वो इंक्रीज होती है। गुड। ड्रग अब्यूज और अल्कोहल, अल्कोहल लेने की वजह से, ड्रग का अब्यूज होने की वजह से हो सकता है। डिसफंक्शनल होम इन्वायरमेंट, होम का जो इन्वायरमेंट है उसमें डिसफंक्शनल होना, प्रॉपर आपका होम का इन्वायरमेंट नहीं होना, दिस इज द रीजन। हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंसिंग ट्रॉमेटिक इवेंट, किसी भी ट्रॉमेटिक इवेंट का हिस्ट्री का एक्सपीरियंस करना, दिस इज द कॉज हो सकता है। बीइंग अब्यूज और नेग्लेक्टेड हुआ हो, बचपन में बहुत ज़्यादा अब्यूज हुआ हो, फिजिकल सेक्सुअली अब्यूज हुआ हो तो उसकी वजह से भी कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। तो उसका एक बिलीफ बैठ जाता है कि मुझे अभी लोगों से इसका बदला लेना है, एक बिलीफ बैठ जाता है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, मुझे लोगों को मारना है, फिजिकल असॉल्ट करना है, उनकी पिटाई करना है, गए उनको हार्म पहुंचाना है। अब इसका डायग्नोसिस क्या हो सकता है। तो फर्स्ट इज द कंप्लीट हिस्ट्री, वी हैव टू कलेक्ट द कंप्लीट एग्जामिनेशन, फिजिकल हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री टू डिटरमाइन द कॉग्निटिव डेफिसिट, लर्निंग डिसेबिलिटी और प्रॉब्लम इन द इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। नेक्स्ट इज द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ऑल these are required for the diagnosis. First is the complete history collection, educational history to determine the cognitive deficit, learning disability or problem in the intellectual functioning. Neurological, next is the neurological examination. So all these are the diagnosis. Now we are talk about the treatment. Drug may include anticonvulsant, lithium, antipsychotic. Okay, so these are the drug we have to provide the patient, then psychotherapy, guidance and counseling. What drug include anticonvulsant, lithium, antipsychotic medication. So here is the limited medication that will be give to the patient. First is the anticonvulsant, lithium, antipsychotic,
साइकोथेरेपी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग लाइक रोल प्लेइंग हो गया, मॉडलिंग हो गया, शेपिंग ऑफ द बिहेवियर एक्सेट्रा. ऑल these are the social skill training to give the children. Okay, next is the nursing management, allot sufficient staff and provide close supervision to the child. सो सुपरविजन होना, चाइल्ड को सुपरवाइज करना, अलॉटमेंट करना सफिशिएंट स्टाफ को, टू क्लोजली सुपरवाइज करें दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन को. ऑब्जर्व द चाइल्ड फॉर द एंगर क्यूज, एनकरेजिंग एक्टिविटीज एंड एग्रेसिव बिहेवियर. जो चाइल्ड है उसका एंगर के क्यूज को ऑब्जर्व करना, एनकरेज करना उसको एक्टिविटीज में, एंड एग्रेसिव बिहेवियर को उसके ऑब्जर्व करना और उसको डिप्रीवेट करना, राइट. नेक्स्ट है सेट लिमिट on the manipulative behavior and identify the consequence of the manipulative behavior. Okay, set limit on manipulative behavior, set limit on manipulative behavior and identify the consequence of manipulative behavior. एक लिमिट सेट करना मैनिपुलेटिव बिहेवियर को लेकर के, एंड आइडेंटिफाई करना द कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है मैनिपुलेटिव बिहेवियर का, उसको आइडेंटिफाई करना. फर्स्ट वी हैव टू सेट लिमिट manipulative behavior and identify the consequence. What is the consequence, what is this, से क्या नुकसान हो सकते हैं manipulative behavior से, we have to identify that. Got it? Next, the nursing management, provide immediate feedback for the positive behavior. First, provide immediate feedback for the positive behavior. In case there is any positive behavior, we have to provide immediate feedback, right? And encourage the child to maintain the activity logbook and make daily entry of activities in his own way. Okay, so encourage the children, we have to encourage the child to maintain the daily activities logbook and make daily entry of the activities in his own way. Later on, analyze the activity which provide insight to the child about activity and responses. Okay, later we have to analyze these activities which provide us to insight the child about his activity and about his responses. Got it? So it's over, it's all from the my side. I hope you got it everything, you know, you understood this. If you have any doubt regarding this, you may ask. यहाँ पर हमने जो है ना कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, कंडक्ट डिसऑर्डर इज द लार्जेस्ट सिंगल ग्रुप ऑफ साइकेट्रिक इलनेस होती है जिसमें आपका एडोलसेंस में, टीनेजर में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, एंड टीनेज में, बिफोर टीनेज में डिसऑर्डर जो अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ द बॉयज में होता है, 2% ऑफ द गर्ल्स में होता है अंडर द 18th ईयर, बिकॉज द सिम्टम आर क्लोजली tied to the socially unacceptable होते हैं. These symptoms are the socially unacceptable, violent or criminal behavior. May people confuse the illness in this diagnosis category with either juvenile delinquency or turmoil of the teen years. टर्मोइल होना, जुबलाइन डेलिक्वेंसी होना, प्योर पॉवर्टी होना, राइट, अर्बन एरिया में होना, फैमिली पेरेंटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, अल्कोहल अब्यूज होना, चाइल्ड अब्यूज होना, इसकी वजह से ये ट्रिगर करता है और इस तरीके का कंडक्ट बिहेवियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कम होता है पर इस तरीके का दिस इज द वेरी डिफिकल्ट होता है. वायलेंट रूल्स को वायलेंट करना, रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं करना, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होना एंड डिसीटफुल बिहेवियर होना. दिस इज द मेन सिम्टम्स इसके होते हैं. अग्रेसिव कंडक्शन होना, ये इसका सिम्टम्स हो जाता है. टाइप में आता है इसका चाइल्डहुड, अनस्पेसिफाई ऑनसेट, एडोलसेंस. तो 3 टाइप्स इसके यहाँ पर देखे गए हैं. कंडक्टिव डिसऑर्डर इज अ सीरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर, इमोशनल डिसऑर्डर that can occur in children or teenager under the 18th year. A child with this disorder may display a pattern of disruptive and violent behavior and have problem following the rules. Okay, I hope you understood. If you have any doubt regarding this, you may ask. Thank you for watching this. Bye bye, have a great day.